नमस्कार, मैं श्वेता मरांडी जिपमर हेल्थ टॉक शो में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की चर्चा का विषय है स्वयं प्रतिरक्षा संबंधी बीमारियाँ, जिन्हें हम ऑटो इम्यून बीमारियों के नाम से भी जानते हैं। जोड़ों में दर्द और सूजन, बालों का गिरना, मुंह के छाले, आँख और मुंह का सूखापन, चमड़ी पर चकत्ते पड़ना, ठंड में उंगलियों का नीला पड़ जाना इत्यादि ऑटो इम्यून बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं। सभी मरीजों को ये सभी लक्षण बीमारी के शुरुआती दौर में देखने को नहीं मिलते। इसके साथ साथ लक्षण इतने हल्के हो सकते हैं कि बीमारी का पता लगने में देर हो सकती है और शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए आज हम जानेंगे ऑटो इम्यून बीमारियों के प्रकार और उनके लक्षण, उपचार में प्रयुक्त होने वाली दवाइयाँ, खान पान में बदलाव और इन बीमारियों में फ़ायदेमंद व्यायाम और बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए जिपमर के नैदानिक प्रतिरक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी से आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर देवेंद्र बैरवा। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। धन्यवाद। आइए चर्चा शुरू करते हैं। ऑटो इम्यून बीमारियों को जानने से पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है। स्व प्रतिरक्षा यानी कि ऑटो इम्यूनिटी समझने के लिए पहले हमें प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी के बारे में समझना होगा। शरीर की वह शक्ति जो बाहर से आने वाले इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरिया, वायरस आदि से लड़ती है, उसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं। हमारी इम्यूनिटी शरीर को नुकसान पहुंचाए बगैर इन जीवाणुओं का शरीर से सफाया कर देती है। यदि हमारी इम्यूनिटी इन इन्फेक्शन करने वाले जीवाणुओं के साथ साथ हमारे खुद के शरीर को भी नुकसान पहुंचाने लगे तो इसे हम ऑटो इम्यूनिटी अथवा स्व प्रतिरक्षा संबंधी विकार या रूमेटिक डिजीज़ के रूप में समझ सकते हैं। तो हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम कैसे बनता है? हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम में विभिन्न कोशिकाएं और अंग शामिल हैं। खून में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स और उनसे बनने वाले पदार्थ जैसे एंटीबॉडीज़ इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। विभिन्न अंग जैसे टॉन्सिल्स, लिम्फ ग्रंथियां यानी कि लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, बोन मैरो, ये सभी अंग मिलकर श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ऑटो इम्यूनिटी को हमने समझा, पर ये ऑटो इम्यून बीमारियां क्या हैं? हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम की एक खासियत है कि ये हमारे शरीर के हिस्सों और बाहर से आने वाले जीवाणुओं में फ़र्क पता करके सिर्फ बाहर से आने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। आमतौर पर शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यदि ऑटो इम्यूनिटी का विकार होने पर इम्यून सिस्टम अपनी इस काबिलियत को खो दे और स्वयं मरीज के शरीर को नुकसान पहुंचाने लगे तो इसे हम ऑटो इम्यून बीमारी, रूमेटिक बीमारी या फिर स्व प्रतिरक्षा संबंधी विकार का नाम देते हैं। ऑटो इम्यून बीमारी एक बीमारी नहीं बल्कि एक जैसी बहुत सारी बीमारियों का एक समूह है। ऑटो इम्यून बीमारियां एक मरीज में किन किन कारणों की वजह से हो सकती है? इन बीमारियों की कोई एक वजह नहीं होती, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आनुवांशिक कारण हो सकते हैं, यदि किसी के घर में माता पिता को कोई बीमारी थी या किसी और नज़दीकी रिश्तेदार कोई बीमारी हो तो उन्हें हो सकती है। पर्यावरण संबंधी कारण जैसे जहरीले रसायन, केमिकल्स, अल्ट्रावायलेट किरणें, विभिन्न प्रकार के वायरस से होने वाले इन्फेक्शंस, जीवन शैली संबंधी कारण जैसे धूम्रपान या फिर शराब का सेवन, हार्मोन का असंतुलन जैसे विटामिन डी की कमी। अलग अलग मरीजों में इन सब कारणों की वजह से बीमारी उत्पन्न हो सकती है। कुछ मरीजों में बीमारी के मूल कारण का पता नहीं भी लग पाता है। शरीर के किन हिस्सों में इन बीमारियों का असर हो सकता है और इन बीमारियों का असर किसी अंग विशेष पर ही होता है या पूरे शरीर को क्षति पहुंच सकती है? जैसा कि हमने अभी बात की कि ऑटो इम्यून बीमारी कोई एक बीमारी नहीं बल्कि बहुत सारे रोगों का समूह है। इनमें से कुछ बीमारियां सिर्फ अंग विशेष को ही प्रभावित करती हैं। उदाहरण के तौर पर डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी, जिसमें ऑटो इम्यूनिटी की वजह से पेनक्रियाज अंग नष्ट हो जाता है और इंसुलिन नहीं बन पाता। जबकि दूसरी तरफ ऐसी बीमारियां भी हैं जो शरीर को पूरा प्रभावित करती हैं, जैसे जोड़, हड्डियां, चमड़ी, आँखें और आंतरिक अंग जैसे हृदय, मस्तिष्क और किडनियां भी इनसे प्रभावित हो सकते हैं। कुछ सामान्य ऑटो इम्यून बीमारियों के उदाहरण क्या हैं और उनके सामान्य लक्षण क्या हैं?
200 से अधिक ऑटोइम्यून बीमारियां मरीजों में देखने को मिल सकती हैं। कुछ ज़्यादातर देखी जाने वाली बीमारियों में गठिया बाई यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यानी कमर का गठिया, SLE जिसे हम सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस भी कहते हैं, सोरियासिस से संबंधित गठिया इत्यादि शामिल हैं। गठिया बाई यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बीमारी में जोड़ों में दर्द और सूजन के साथ ऐंठन बनी रहती है और लंबे समय में जोड़ टेढ़े हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यानी कमर की गठिया बीमारी में कमर में दर्द और जोड़ों में सूजन के साथ साथ बार बार आंख लाल पड़ सकती है। SLE की बीमारी में बालों का गिरना, मुंह में छाले, खून की कमी, गुर्दे खराब हो सकते हैं। सोरियासिस के मरीजों में सोरियासिस के चमड़ी पे पड़ने वाले चकत्तों के साथ साथ जोड़ों में दर्द और सूजन हो सकते हैं। इनमें से कुछ बीमारियों में महिलाओं को बार बार गर्भपात भी हो सकता है। क्या यह बीमारियां किसी को भी हो सकती हैं? और यदि किसी व्यक्ति को ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं तो परिवार के अन्य लोगों को भी बीमारी हो सकती है क्या? ऑटोइम्यून बीमारियां किसी को भी प्रभावित कर सकती हैं, पर अन्य रोगों की तुलना में ये बीमारियां थोड़ी दुर्लभ हैं और कम देखने को मिलती हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ये बीमारियां थोड़ा अधिक देखने को मिलती हैं और युवा वर्ग को अधिक प्रभावित करती हैं। यदि परिवार के किसी सदस्य को ऐसी बीमारी हो तो अन्य सदस्यों को बीमारी होने का खतरा थोड़ा अधिक रहता है, पर इसका मतलब यह कतई नहीं कि परिवार के हर सदस्य को ये बीमारी होगी ही होगी। क्या ये ऑटो इम्यून बीमारियां जो हैं बच्चों में भी हो सकती हैं? जी हाँ, ये बीमारियां बच्चों में भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि बच्चों में रोग की गंभीरता और लक्षण वयस्कों की तुलना में थोड़े अलग हो सकते हैं, पर बच्चों में भी नियमित रूप से उपचार करने पर बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है और बच्चे अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं। यदि किसी मरीज़ में ऑटो इम्यून बीमारी यानी कि रूमेटिक बीमारी का पता लगता है तो भविष्य में बीमारी किस कदर अपना रुख लेती है और दवाओं की मदद से क्या इन बीमारियों का इलाज संभव है या नहीं? हमें ये समझना होगा कि बीमारियों को मूल रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली ऐसी बीमारियां जो कम समय के लिए रहती हैं और दवा खाने से जड़ से खत्म हो जाती हैं, जैसे ज़्यादातर इन्फेक्शंस, सर्दी, खांसी, जुकाम, टाइफाइड, हैज़ा इत्यादि। वहीं दूसरी तरफ ऐसी बीमारियां हैं जिनका जड़ से इलाज संभव नहीं, जैसे शुगर की बीमारी, BP की बीमारी, हृदय रोग आदि। इनको जड़ से खत्म करना संभव नहीं, परंतु दवाओं के सहारे इन्हें काबू किया जा सकता है। इसी प्रकार ऑटोइम्यून बीमारियां या रूमेटिक बीमारियां लंबे समय तक चलती हैं और दवाओं के सहारे इन्हें काबू में किया जाता है। यदि मरीज़ दवा को कोर्स के बीच में ही रोक दे तो हमें दोबारा से दवा शुरू करनी पड़ सकती है और दूसरी बार बीमारी को काबू करने में ज़्यादा समय या फिर ज़्यादा दवाओं का उपयोग करना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब से हमने जाना कि स्व प्रतिरक्षा संबंधी बीमारियां यानी कि ऑटो इम्यून बीमारियां या रूमेटिक बीमारियां अन्य बीमारियों की तुलना में थोड़ी दुर्लभ है और किसी को भी हो सकती है। पुरुषों की तुलना में यह बीमारियां महिलाओं में थोड़ी अधिक देखने को मिलती है। ये बीमारियां प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम के संतुलन खोने से होती है और सभी लक्षण सभी मरीजों में बीमारी के शुरुआती दौर में सामने नहीं आते। जोड़ों में दर्द और सूजन, बालों का गिरना, मुंह के छाले, आँख और मुंह का सूखापन, चमड़ी पर चकत्ते पड़ना, ठंड में उंगलियों का नीला पड़ जाना इन बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं। हमने अभी ऑटो इम्यून बीमारियों के बारे में जाना। आइए अब जानते हैं इनके उपचार के बारे में। ऑटो इम्यून बीमारियों में दी जाने वाली दवाइयाँ कैसे काम करती हैं? जैसा कि हमने जाना, श्वेत कोशिकाएं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स और उनसे बनने वाले पदार्थ जैसे एंटीबॉडीज़ इम्यून सिस्टम का निर्माण करते हैं। ऑटोइम्यून बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ इन श्वेत कोशिकाओं को कमज़ोर या नष्ट कर देती हैं या उनसे बनने वाले पदार्थ जैसे एंटीबॉडीज़ को कम कर देती हैं। क्योंकि ये दवाइयाँ इम्यून सिस्टम को दबाती यानी सप्रेस करती हैं, इसलिए इन दवाओं को इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों के नाम से भी जानते हैं। ये इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ क्या हैं?
अक्सर हमने केवल स्टेरॉइड को इम्यूनोसप्रेसिव दवाई के रूप में इस्तेमाल होते देखा है। क्या यही अकेली दवाई उपलब्ध है या अन्य दवाइयाँ भी शामिल हैं? स्टेरॉयड सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक उपलब्ध इम्यूनोसप्रेसिव दवाई है, पर हमारे पास स्टेरॉयड के अलावा अन्य उपयोग की जाने वाली दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण दवाएं हैं एज़ाथायोप्रिन, माइकोफिनोलेट जिसे हम एमएमएफ के रूप से भी जानते हैं, साइक्लोफॉस्फेमाइड, साइक्लोस्पोरिन, टेक्रोलिमस और अन्य कई दवाएं हैं जो इन रोगों में उपचार में प्रयोग होती है। क्या ये सभी दवाएं टैबलेट के रूप में या इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध हैं? इनमें से ज़्यादातर दवाएं टैबलेट के रूप में उपलब्ध हैं, पर कुछ दवाएं इंजेक्शन के रूप में भी उपलब्ध हैं जिन्हें डॉक्टर की देखरेख में ही दिया जाता है। क्या ये दवाएं प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करके संक्रमण यानी इन्फेक्शन की संभावना को बढ़ा सकती हैं? इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ दो धारी तलवार के समान हैं। जहाँ एक तरफ ये दवाइयाँ ऑटोइम्यून बीमारियों को काबू करती हैं, वहीं दूसरी तरफ इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाने की वजह से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। फिर भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने डॉक्टर से नियमित रूप से परामर्श लेने और जांच कराते रहने से इन्फेक्शन का खतरा मामूली है, और यदि इन्फेक्शन हुआ भी तो जल्द दवाएं शुरू करके इन्फेक्शन को काबू किया जा सकता है। यदि किसी मरीज़ को ऑटो इम्यून बीमारी होने के बावजूद वह मरीज़ इन्फेक्शन के खतरे या किसी अन्य कारण से दवा का इस्तेमाल नहीं करता हो, तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? इस बात को हमें समझना होगा कि ऑटोइम्यून बीमारी में इम्यून सिस्टम निरंतर रूप से मरीज के शरीर को नुकसान पहुंचाता रहता है, और समय के साथ साथ होने वाले नुकसान की भरपाई यदि दवा समय पर शुरू नहीं की गई तो नहीं हो पाएगी। उदाहरण के तौर पर गठियाबाई के मरीज में जोड़ों में दर्द और सूजन बने रहने से जोड़ टेढ़े और ख़राब हो जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है। एसएलई के मरीज़ में गुर्दे खराब हो सकते हैं, हृदय रोग या स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि मरीजों को इलाज अवश्य करवाना चाहिए। जी हाँ, मरीज़ को इलाज अवश्य करवाना ही चाहिए, और इलाज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करवाना चाहिए। इलाज के बगैर शरीर में हुई क्षति को बाद में दवाओं से ठीक नहीं किया जा सकता। इसीलिए जल्दी इलाज शुरू करवाने वाले मरीजों की बीमारी को जल्दी और पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है। अक्सर आम लोगों में स्टेरॉइड्स को लेकर यह धारणा बनी रहती है कि इनका इस्तेमाल नुकसानदायक है। इस करके मरीज़ इनके इस्तेमाल से कतराते भी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि स्टेरॉइड के इस्तेमाल से वास्तव में क्या दुष्प्रभाव हो सकता है? सही मात्रा और सही निर्देश के बगैर हर दवा का सेवन विष के समान है। सभी दवाओं का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से शरीर पर दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से भी शरीर को कुछ नुकसान पहुंच सकते हैं। इसलिए आपके डॉक्टर आपको कम से कम समय के लिए कम से कम मात्रा में इन दवाओं को लेने का निर्देश देते हैं और समय समय पर आपकी जांच करते हैं। ऐसा करने से स्टेरॉइड से होने वाले दुष्प्रभाव की संभावना बहुत कम हो जाती है। समस्या तब आ खड़ी होती है जब मरीज बिना डॉक्टर को दिखाए अपने आप से इन दवाओं का उपयोग करते रहते हैं। इसका मतलब दवा डॉक्टर के निर्देशानुसार ही लिया जाना चाहिए। फिर भी अगर स्टेरॉइड्स के कोई दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं तो वो क्या हैं? जी हाँ, भले ही स्टेरॉइड को डॉक्टर की सलाह से लिया जाए, फिर भी इनके सेवन से दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे वजन बढ़ना, त्वचा पर निशान पड़ना, शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, मुहासे निकलना, मांसपेशियों की कमजोरी, आँखों में सफ़ेद और काला मोतियाबिंद हो जाना। उन्हें स्ट्रोक या हृदय रोग का खतरा भी बढ़ सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ी अवधि के लिए एक छोटा कोर्स सुरक्षित है। इसके अलावा आपके डॉक्टर इन साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए स्टेरॉइड के साथ कैल्शियम, विटामिन डी और अन्य दवाएं देते हैं और समय समय पर साइड इफ़ेक्ट्स के लिए आपकी जांच भी करते हैं। जैसा आपने बताया कि ऑटो इम्यून बीमारियां उपचार योग्य हैं लेकिन इलाज योग्य नहीं है, क्या इसका मतलब यह है कि रोगियों को जीवन भर दवाई लेने की आवश्यकता है? जैसा कि हमने पहले ही बात की
कि ऑटोइम्यून बीमारियों को जड़ से खत्म करना मुश्किल है, पर दवाओं के सहारे इन्हें काबू में किया जा सकता है। यदि दवाएं नियमित रूप से ली जाएं, तो धीरे धीरे समय के साथ दवाओं को कम करते हुए बाद में बंद किया जा सकता है। समस्या तब आती है जब मरीज बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयों को खुद से बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी बीमारी काबू नहीं हो पाती और अगली बार बीमारी बढ़ने पर ज़्यादा दवाओं का सेवन या फिर ज़्यादा समय के लिए इलाज करना पड़ सकता है। जितनी दफ़ा मरीज अपने आप से दवा रोक कर आते हैं, डॉक्टर के लिए हर बार उनकी बीमारी को काबू कर पाना मुश्किल होता जाता है। शरीर को नुकसान तो होता ही है, साथ साथ दवाओं को कम करके बंद करने की संभावना भी खत्म सी हो जाती है। इसलिए मरीजों को एक बार दवा शुरू होने के बाद डॉक्टर की सलाह के बिना इलाज बंद नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह के साथ नियमित रूप से दवा खाने पर भी कितने समय के लिए दवा चल सकती है? इलाज शुरू करते वक्त इस सवाल का जवाब देना थोड़ा कठिन है। कम से कम 2 से 3 वर्ष तक एक मरीज की दवा चल सकती है, क्योंकि उपचार शुरू करने के लगभग 1 से 2 साल तक हम लक्षणों के ठीक होने की उम्मीद करते हैं और रोगी बेहतर हो जाता है तो और हम कम से कम 1 वर्ष इंतज़ार करते हैं जब तक कि उनकी बीमारी पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आ जाती है। फिर हम बीमारी का कोर्स, बीमारी की वर्तमान स्थिति, लैब की जांचें, इन सब के आधार पर यदि बीमारी पूर्ण रूप से काबू में लगती है तो दवाओं को बंद करने का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। तो इलाज जारी रखना चाहिए और एक रोगी को नियमित रूप से अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। जी हाँ, मरीजों को इलाज ज़रूर जारी रखना चाहिए। रोगियों का इलाज ज़्यादातर मामलों में जारी रखा जाता है, लेकिन दवाओं की संख्या और खुराक समय और बीमारी की गंभीरता के साथ बदल सकती है। हम आम तौर पर यह देखते हैं कि जो रोगी नियमित रूप से अपनी दवाएं लेते हैं और अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करते हैं, वह उन लोगों की तुलना में बेहतर करते हैं जो अनियमित रूप से अपना इलाज करा रहे होते हैं। वे रोगी जो अपनी दवाओं को खुद ही जारी रखते हैं, उनमें स्टेरॉयड के दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स और बार बार संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन होने का खतरा भी अधिक रहता है। डॉक्टर से नियमित रूप से मिलने के लिए कितने समय के अंतराल में मरीजों को जाना चाहिए? इलाज के शुरुआत में मरीज को डॉक्टर से 2 से 4 हफ्ते में मिलना पड़ सकता है। एक बार दवाएं ठीक हो जाने पर और बीमारी काबू हो जाने पर आपके डॉक्टर आपको 3-3 महीने में मिलने बुला सकते हैं। इसके अलावा जब भी कोई नया लक्षण मरीज को हो तब भी वो अपने डॉक्टर से मिल लें। इन दवाओं को शुरू करने से पहले और इन दवाओं के साथ इलाज के दौरान क्या जांच की जानी चाहिए? उपचार शुरू करने से पहले जांचों को 2 वजह से किया जाता है। पहला, आपकी बीमारी की हद को जानने के लिए, और दूसरा, यदि आपके शरीर में कोई छुपा हुआ इन्फेक्शन हो तो वो देखने के लिए। उपचार के दौरान जांचें आपकी बीमारी पर पड़ रहे इलाज के फायदे के साथ साथ दवाओं से होने वाले नुकसान का भी पता लगाती हैं। जांचों से ही हमें पता लग पाता है कि दवाओं का किसी मरीज की बीमारी पर क्या असर पड़ रहा है। क्या दवाओं को एक बार में बंद किया जा सकता है या समय के साथ साथ धीरे धीरे ही उन्हें बंद करना चाहिए? भले ही मरीज को अच्छा और बेहतर महसूस हो रहा हो, पर इलाज को एकदम से बंद नहीं करना चाहिए। एकदम से इलाज बंद करने से बीमारी बढ़ सकती है, इसीलिए धीरे धीरे दवाओं को कम करके देखा जाता है। यदि किसी भी समय बीमारी बढ़ने लगे तो दवाओं को फिर से थोड़ा बढ़ाकर बीमारी को काबू में लाया जाता है। क्या इनमें से कुछ इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों का इस्तेमाल कैंसर के इलाज के लिए भी किया जाता है? इनमें से कुछ दवाओं को कैंसर के खिलाफ उपयोग किया जाता है, लेकिन ऑटोइम्यून बीमारी में इस्तेमाल की जाने वाली इन दवाओं की खुराक कैंसर के मुकाबले बहुत ही कम होती है। ऑटोइम्यून बीमारियों में कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन जैसे कि आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, इनका क्या महत्व है? जो दवाइयाँ हम अपने मरीजों के इलाज में प्रयोग करते हैं उन्हें हम एलोपैथिक दवाइयाँ या फिर अंग्रेज़ी दवाइयों के नाम से जानते हैं। अन्य दवाओं की प्रणाली जैसे आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा इत्यादि के लाभ और हानि के बारे में टिप्पणी हमारी क्षमता से बाहर है। फिर भी मरीज यदि इन प्रणाली से जुड़ी दवाओं का सेवन करते हैं
तो उन्हें इस बारे में अपने डॉक्टर को जरूर सूचित करना चाहिए। तो यानी कि दवाइयाँ लेनी है और निरंतर लेनी है। जी हाँ। ऑटो इम्यून बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ हमारे शरीर में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाओं एवं उनसे बनने वाले पदार्थ जैसे एंटीबॉडीज़ को नष्ट कर देती हैं। स्टेरॉयड इनमें से मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ हैं, पर इनके अलावा अन्य दवाएं जैसे एज़ाथायोप्रिन, साइक्लोफॉस्फोमाइड, माइकोफेनोलेट इत्यादि भी उपलब्ध हैं। दवा और दवा की खुराक मरीज़ की बीमारी के अनुसार डॉक्टर द्वारा तय की जाती है। हालांकि इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ बीमारी काबू में तो कर लेती हैं, लेकिन हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाने की वजह से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। फिर भी डॉक्टर के निर्देशानुसार सही मात्रा और सही समय तक दवाइयाँ लेते रहने और साथ साथ नियमित रूप से अपनी जांच करवाते रहने से संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन के खतरे को कम किया जा सकता है। अब तक हमने जाना कि ऑटो इम्यून बीमारियां क्या हैं और किस प्रकार से इनका इलाज किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि इलाज के दौरान मरीजों को किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ऑटो इम्यून बीमारियों के इलाज के लिए चलने वाले इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों का उपयोग करते वक्त किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी हमारे शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ चूँकि इम्यूनिटी को कम करके काबू में लाती है, तो जाहिर सी बात है कि इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में मरीजों को इन्फेक्शन से बचने का खास ध्यान रखना चाहिए। मरीजों को अपने आप को साफ रखना चाहिए और घर के आसपास भी सफाई रखनी चाहिए। मरीज अपने आप को साफ और स्वच्छ कैसे रख सकते हैं? इन्फेक्शन पैदा करने वाले जीवाणु अक्सर नाक, मुंह और स्किन के रास्ते शरीर में प्रवेश करते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता में प्रतिदिन स्नान करना और दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करना शामिल है। दिन में कम से कम 1 बार कपड़े ज़रूर बदलें। पसीने आने पर, बाहरी गतिविधियों या यात्रा के बाद कपड़े ज़रूर बदलें। खाना बनाने से पहले और बाद में हाथ साबुन से धोने चाहिए। जानवरों को छूने के बाद, बाथरूम का उपयोग करने के बाद, बागवानी या मिट्टी में काम करने के बाद भी हाथों को साबुन से अच्छे से धोना चाहिए। घर की साफ सफाई के लिए मरीजों को किन्हीं खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रतिदिन घर को 1 बार पूर्ण रूप से साफ करें। किचन और बाथरूम को खास करके अच्छे से साफ करें। बाथरूम साफ करते वक्त या घर में पोछा लगाते वक्त कीटनाशक पदार्थ जैसे फिनाइल का प्रयोग करें। दिन में 1 बार सभी दरवाजे और खिड़कियां ज़रूर खोलें ताकि ताज़ी हवा और तेज़ धूप घर के अंदर आ सके। इससे बहुत सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। यदि किसी मरीज के घर में कोई पालतू जीव जैसे गाय, भैंस, बकरी या कुत्ता, बिल्ली ऐसे जीव हों तो उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कई बार जानवरों से भी मरीज को इन्फेक्शन लग सकते हैं, इसलिए हमेशा जानवरों को छूने के बाद हाथ साबुन से धोएं। जानवरों के मल, मूत्र, गोबर इत्यादि को साफ करने के बाद भी हाथ ठीक से धोएं। अपने जानवरों को नियमित रूप से नहला धुला कर साफ रखें और जानवरों के पिंजरों और बाड़ों, अस्तबलों को भी अच्छे से साफ रखें। भोजन सामग्री को लेकर साफ सफाई के मामले में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? फल और सब्जियों को छीलने और काटने से पहले अच्छे से धो लें। कच्चे मीट और मछलियों को ना खाएं। यदि मांस मच्छी खाना हो तो उसे अच्छे से तेज आंच पर पकाएं। दूध पीने से पहले उसे अच्छे से उबालना चाहिए। संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन से बचने के लिए और क्या क्या किया जाता है? दवाएं शुरू होने के शुरुआती दिनों में भीड़-भाड़ वाले इलाकों जैसे दुकानों, मार्केट, सिनेमा हॉल में जाने से बचें। झीलों, तालाबों या समुद्र में स्नान ना करें। यदि कोई व्यक्ति जिसे इन्फेक्शन हो तो उससे उचित दूरी बनाएं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें इन्फेक्शन हो उनसे दूरी बनाएं। यदि मरीज के घर में परिवार के किसी अन्य सदस्य को कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ऑटो इम्यून बीमारियों के लिए दवा खा रहे मरीज को क्या करना चाहिए? यदि घर में किसी और सदस्य को इन्फेक्शन होता है तो घर के अन्य सदस्यों को उस सदस्य की दवा दारू करनी चाहिए। इन्फेक्शन के लिए उचित दवाएं और उपचार करवाना चाहिए।
साफ सफाई के सभी नियम जिनके बारे में हमने अभी बात की उनका पालन करना चाहिए। डॉक्टर साहब, साफ सफाई में बरती जाने वाली सावधानियों के बाद हम आपसे एक दो सवाल खान पान पर भी पूछना चाहेंगे। जी। इन मरीजों के भोजन में क्या खाद्य सामग्री लेनी चाहिए? ऑटोइम्यून बीमारियों से बचने के लिए कोई विशिष्ट खाद्य पदार्थ नहीं है। बीमारी हो या ना हो, स्वस्थ रहने के लिए हर किसी को संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट लेना आवश्यक है, जिसमें बहुत सारे फल और सब्जियां शामिल हैं। वसा युक्त यानी कि चिकनाई वाला भोजन में कटौती करें। साबुत अनाज का अधिक सेवन करना बेहतर रहता है। नमक में कटौती करने से ब्लड प्रेशर काबू में रहता है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं को अपने विटामिन की खुराक जैसे आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां, कैल्शियम और विटामिन डी जारी रखना चाहिए। भोजन के साथ दवा का सेवन रोगियों को कैसे लेना चाहिए? दवा लिखते समय ही डॉक्टर मरीजों को दवा खाने के निर्देश दे देते हैं। दवा की मात्रा और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया जाता है। कुछ दवाइयाँ खाने से पहले लेने के लिए कहा जाता है और कुछ दवाइयों को खाना खाने के बाद लेने की हिदायत दी जाती है। मरीजों को इन निर्देशों को ध्यान से सुनना चाहिए। शंका होने पर डॉक्टर से मिलकर पुनः इन दवाओं के सेवन के बारे में जानना चाहिए। ऑटो इम्यून यानी कि रूमेटिक बीमारियों के इलाज के दौरान हमें विशेष रूप से अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ हमारे घर और आसपास को साफ रखना चाहिए। यदि घर में कोई पालतू जानवर हो तो उसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि संक्रमण होने की संभावना कम रहे। इसके अलावा हमें अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए और संतुलित आहार लेने से शरीर को ज़रूरी पोषण मिलता है और बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। जैसा कि हमने चर्चा की कि ये बीमारियां पुरुषों की तुलना में युवा महिलाओं को अधिक प्रभावित करती है। बहुत सी युवा महिलाएं प्रेगनेंसी की योजना बना रही होती हैं या प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं इन बीमारियों का प्रेगनेंसी पर क्या असर होता है और प्रेगनेंसी के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या इन बीमारियों में बच्चे पैदा करने की क्षमता यानी फर्टिलिटी पर कोई असर पड़ता है? ऑटोइम्यून बीमारियों के मरीजों में बच्चे पैदा करने की क्षमता लगभग वैसी ही होती है जैसी आम लोगों में। ऑटोइम्यून बीमारी से प्रभावित लोग सामान्य रूप से शादी कर सकते हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं। परंतु एक सफल प्रेगनेंसी की संभावना अधिक रहती है यदि मरीज अपने डॉक्टर की सलाह से अपनी प्रेगनेंसी की योजना बनाते हैं। तो ऐसे मरीजों को प्रेगनेंसी कब प्लान करनी चाहिए? प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले दो बातों का खास ध्यान रखा जाता है। एक, मरीज की बीमारी और दूसरा, मरीज की बीमारी के लिए चलने वाली दवा। प्रेगनेंसी को प्लान करने से पहले मरीज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी बीमारी कम से कम पिछले 6 महीने से काबू में हो। यदि बीमारी काबू में ना हो और ऐसे में प्रेगनेंसी प्लान की जाए तो प्रेगनेंसी के दौरान दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरा, इन बीमारियों में चलने वाली दवाओं में से काफ़ी दवाएं बच्चों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी से पहले इन दवाओं में फेरबदल करना आवश्यक हो जाता है। प्रेग्नेंट होने से पहले मरीज को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? प्रेगनेंसी को प्लान करने से कम 3 महीने पहले मरीज को अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। आपके डॉक्टर आपकी जांच करके और साथ में ब्लड और यूरिन की जांच करके आपकी बीमारी की स्थिति को जानते हैं। यदि आपके सभी टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो आपकी दवाओं में प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए फेरबदल किया जाता है। उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। क्या होगा यदि बीमारी काबू में ना हो और मरीज गर्भ धारण कर ले? बीमारी अधिक होने के समय प्रेगनेंसी को कैसे रोका जा सकता है? बीमारी काबू में ना होने पर गर्भ धारण करने में माँ और बच्चे दोनों को तकलीफ हो सकती है। माँ की बीमारी बढ़ सकती है और पैदा होने वाले बच्चे को भी क्षति पहुँच सकती है। परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग के बहुत सारे सरल और आसान तरीके आज मौजूद हैं। यदि कोई मरीज़ अभी प्रेग्नेंट होना नहीं चाहते तो वे अपने डॉक्टर से इस बारे में बात कर सकते हैं और उनके डॉक्टर उन्हें उनके लिए सबसे उपयुक्त परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग की दवाई या उपकरण के बारे में बताएंगे।
हमने यह समझा कि इन मरीजों में प्रेगनेंसी की प्लानिंग पहले से ही डॉक्टर के साथ बातचीत करने के बाद करनी चाहिए। यदि किसी मरीज को आकस्मिक प्रेगनेंसी या फिर एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसे क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे ही मरीज़ को प्रेगनेंसी का पता लगे, उन्हें अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करनी चाहिए। डॉक्टर जांच करके उचित निर्णय लेने में उन मरीजों की मदद करेंगे। गर्भावस्था के दौरान इन रोगियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? समस्याओं को दो तरीके से देखा जा सकता है। पहली वो समस्याएं जो प्रेगनेंसी की वजह से बीमारी पर होती हैं। बीमारी ठीक से काबू न होने की स्थिति में प्रेग्नेंट होने से मरीज़ की बीमारी बढ़ सकती है। गठियाबाई की दिक्कत, किडनी की समस्या, बीपी का बढ़ना और अन्य प्रकार की समस्या बीमारी में आ सकती है। दूसरी समस्या जो बीमारी की वजह से प्रेगनेंसी पर पड़ती है, गर्भपात हो सकता है, बच्चे के विकास में रुकावट आ सकती है, प्लेसेंटा में रक्त के थक्के जम सकते हैं या फिर पूर्व प्रसव यानी कि प्रीटर्म डिलीवरी भी हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान मरीजों को कितनी बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए या उन्हें कितनी बार अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए? कम से कम 3 बार मरीज को अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, प्रेगनेंसी का पता लग जाने पर और उसके बाद जब भी डॉक्टर मरीज को आगे की जांचों के लिए बुलाते हैं। बीमारी और उसके लिए चल रही दवाओं के आधार पर कितनी बारीकी से प्रेगनेंसी के दौरान मरीज की जांच के लिए बुलाना है, इस बात का निर्णय लिया जाता है। गर्भ में पल रहे बच्चे की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मरीज को कितनी बार स्कैन कराना चाहिए? आमतौर पर सभी प्रेग्नेंट महिलाओं का समय समय पर बच्चे की स्थिति जानने के लिए अल्ट्रासाउंड स्कैन किए जाते हैं। ऑटोइम्यून बीमारी के मरीजों में भी ठीक उसी प्रकार समय समय पर स्कैन किए जाते हैं। कम से कम 3 बार स्कैन किया जाता है। यदि बच्चे में कोई परेशानी प्रतीत होती है तो स्कैनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। क्या उनकी बीमारी के नियंत्रण के लिए गर्भावस्था के दौरान ली जाने वाली दवाएं बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है? जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की कि इन बीमारियों में चलने वाली दवाओं में से काफ़ी दवाएं होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए गर्भधारण करने से कम 3 महीने पहले दवाओं को बदलना ज़रूरी है। ऐसा करने पर होने वाले बच्चे को कोई खतरा नहीं। यदि दवाएं समय रहते नहीं बदली जाती तो अवश्य बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। क्या शिशु को भी ये बीमारी हो सकती है? साधारणतः ऑटोइम्यून बीमारियां और बीमारियों जैसे शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, दिल की बीमारी की तुलना में कम देखने को मिलती हैं। यह बहुत कम संभावना है कि अगर किसी को ऑटोइम्यून बीमारी है तो उन्हें पैदा होने वाले बच्चे को भी ये बीमारी हो। हालांकि यदि किसी परिवार के बहुत सारे लोग अगर किसी ऑटोइम्यून बीमारी से प्रभावित हों तो होने वाले बच्चे को बीमारी का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है, पर फिर भी संभावना 10,000 में से 1 से भी कम ही रहती है। बच्चे के जन्म के बाद क्या यह मरीज शिशु को स्तनपान यानी कि अपना दूध पिला सकते हैं? माँ का दूध बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। सभी महिलाओं को कम से कम 6 महीने के लिए शिशु को सिर्फ अपना ही दूध पिलाना चाहिए। ऑटोइम्यून बीमारी के ऐसे मरीज जिनकी दवाएं उनके डॉक्टर द्वारा प्रेगनेंसी के दौरान बदली गई हो, वो भी अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं। दूध में थोड़ी बहुत दवा बच्चों तक पहुंच सकती है, इसलिए दवा की खुराक लेने से पहले बच्चों को दूध पिलाएं या फिर दवा लेने के 4 घंटे बाद ही बच्चों को दूध पिलाना चाहिए। यदि मरीज स्वाभाविक रूप से गर्भधारण करने में असमर्थ रहते हैं तो क्या वह अन्य सहायक प्रक्रिया जैसे IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी, इन सब की सहायता ले सकते हैं? जी बिल्कुल। यदि स्वाभाविक रूप से गर्भधारण करने में दिक्कत आती है तो अन्य प्रक्रियाओं का सहारा लिया जा सकता है। यहाँ भी इसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि मरीज की बीमारी कम से कम पिछले 6 महीने से काबू में हो, तभी ये प्रक्रिया कामयाब हो पाएंगी। ऑटोइम्यून बीमारियों में बच्चे पैदा करने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन मरीज को अपने डॉक्टर की सलाह से ही प्रेगनेंसी की योजना बनानी चाहिए। इससे सफल प्रेगनेंसी की संभावना अधिक रहती है।
नियमित रूप से अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी के दौरान बीमारी की स्थिति का सही पता चल सके और उसके हिसाब से दवाइयाँ बदली जा सके। साथ ही साथ बच्चे पर दवा से होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकता है। नियमित रूप से सारे स्कैन करवाते रहना चाहिए और बच्चे के जन्म के बाद माँ को कम से कम 6 महीने तक केवल बच्चे को अपना ही दूध पिलाना चाहिए। ऑटोइम्यून बीमारियों में शारीरिक गतिविधियों की भूमिका क्या है? गठिया एक तरह का ऑटोइम्यून रोग है जिसमें जोड़ों में दर्द और सूजन हो जाती है। दर्द के कारण रोगी इन जोड़ों का प्रयोग नहीं करते। लंबे समय में जोड़ों में और टेढ़ापन आ सकता है, जोड़ खराब हो सकते हैं। जोड़ों के खराब होने से जोड़ों के आसपास की मांसपेशियां भी कमज़ोर पड़ जाती हैं। इन सबको रोकने के लिए दवाओं के साथ साथ नियमित रूप से वर्जिश यानी कि व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। इन बीमारियों में शारीरिक गतिविधियों के तहत किस प्रकार के व्यायाम किए जा सकते हैं? रोग और रोग की गंभीरता के आधार पर रोगियों को विभिन्न प्रकार के अभ्यास सुझाए जाते हैं। बीमारी के शुरुआती दौर में जब दर्द और तकलीफ ज़्यादा रहती है तो उन्हें सरल वर्जिश करने के लिए बताया जाता है। उपचार के साथ जैसे जैसे दर्द कम होता जाता है वैसे वैसे कठिन वर्जिश करने के लिए सलाह दी जाती है। इन अभ्यासों के अलावा अन्य गतिविधियां जैसे तैराकी, स्विमिंग, योग करना, सैर करना को भी शामिल कर सकते हैं। दवा लेने के बावजूद यदि जोड़ों में दर्द बाकी रहे तो क्या ऐसी स्थिति में भी मरीजों को वर्जिश करनी चाहिए? इलाज के शुरुआती दिनों में जोड़ों में हो रहे दर्द को प्राथमिकता दी जाती है। दवाओं के द्वारा जोड़ों का दर्द ठीक किया जाता है। एक बार दर्द कम हो जाने पर धीरे धीरे जोड़ों की वर्जिश शुरू की जाती है। यदि वर्जिश करने से जोड़ों के दर्द में इजाफा होने लगे तो वर्जिश को बीच में ही रोक देना चाहिए। दवाओं को खाते रहना चाहिए। जब दर्द कम हो जाए तो पुनः अभ्यास शुरू करना चाहिए। बीमारी की गंभीरता के आधार पर विभिन्न प्रकार के व्यायामों का उदाहरण आप दे सकते हैं? जोड़ों में दर्द होने पर जोड़ों को चलाना भर ही संभव नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए यदि कलाई के जोड़ में गठिया बाई की वजह से दर्द हो तो दूसरे हाथ की सहायता से हाथ को कलाई के जोड़ पर चलाना चाहिए। दवा के असर आने पर और दर्द खत्म हो जाने पर हाथ में थोड़ा वज़न रखकर वर्जिश करनी चाहिए। दर्द पूरी तरह से खत्म होने पर हाथ में रखे जाने वाला वज़न बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार का नियम हर जोड़ के अभ्यास के लिए लागू होता है। ऐसा करने से जोड़ के साथ साथ मांसपेशियां भी स्वस्थ रहती हैं। इन अभ्यासों को कितनी दफ़ा, कितनी देर तक के लिए और कब तक करना चाहिए? हफ्ते में कम से कम 5 दिन मरीज को वर्जिश करनी चाहिए। प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे के लिए ज़रूर वर्जिश करें। जब तक आपके जोड़ पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक वर्जिश करते रहना चाहिए। कई बार गठिया के मरीजों को चलने के लिए छड़ी या अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। अक्सर मरीजों में यह आम धारणा रहती है कि उनको एक बार इस्तेमाल करने पर वो इन पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे। यह बात किस हद तक सही है? जिन मरीजों में गठिया की वजह से जोड़ अधिक प्रभावित होते हैं और रोज़मर्रा यानी कि डेली के काम करने में दिक्कत आती है, ऐसे मरीजों को सहायक उपकरण जैसे चलने के लिए छड़ी या बैसाखी को इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से उनके जोड़ों पर जोर कम पड़ता है, दवाओं को काम करने का मौका मिलता है और जोड़ों का पूरा ठीक होने की संभावना अधिक रहती है। इसीलिए यदि ज़रूरत पड़े और डॉक्टर आपको परामर्श दे तो इन उपकरणों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। दवाइयों के साथ साथ मरीजों के लिए नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियां भी ज़रूरी हैं, जिसमें व्यायाम, तैराकी, योग और सैर करने को शामिल किया जा सकता है। रोग की गंभीरता के आधार पर विभिन्न प्रकार के अभ्यास मरीजों को सुझाए जाते हैं जो उन्हें करने चाहिए। व्यायाम करने से मरीज के जोड़ एवं मांसपेशियां स्वस्थ रहती हैं। आज की चर्चा में हमने ऑटो इम्यून बीमारियों और उनके उपचार के बारे में जाना।
यह बीमारियाँ वयस्कों के साथ साथ बच्चों में भी हो सकती हैं। बीमारी का इलाज लंबे समय तक चलता है। समय समय पर डॉक्टर से मिलना और जांचें करवाना सफल इलाज के लिए अनिवार्य है। इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों का सेवन के दौरान इन्फेक्शन से बचने के लिए साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। सही इलाज और परामर्श से गर्भधारण और बच्चे को दूध पिलाने में मरीज़ को किसी समस्या का सामना करना नहीं पड़ता। गठियाबाई के मरीजों को जोड़ों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए दवा के साथ साथ निरंतर व्यायाम करने चाहिए। हम डॉक्टर देवेंद्र बैरवा का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे मरीजों के लिए अपना कीमती समय हमें दिया। इस चर्चा को सुनने के लिए हम अपने दर्शकों का भी आभार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।